कल आपने बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर में लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि लॉजिकल स्टेटमेंट किन्हें कहते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, प्रत्येक तार्किक वेरिएबल, जिनको हम हिंदी में बोल देते हैं, तार्किक कथन जरूर होता है, लेकिन प्रत्येक तार्किक कथन तार्किक वेरिएबल भी हो ये जरूरी नहीं होता। इसके बारे में भी कल आपने पढ़ा। आज हम आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे, जो कि किसके बीच में काम करते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट के बीच में काम करते हैं। ऑपरेटर्स मतलब जो क्रिया की जाती है किनके बीच में, स्टेटमेंट्स के बीच में। जैसे आप एल्जेब्रिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे आप एल्जेब्रा के अंदर अलग अलग प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें आप जोड़ गुणा भाग घटा होता है, उसी प्रकार से लॉजिकल स्टेटमेंट के अंतर्गत भी हम अनेक प्रकार के ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर 4 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रयोग किए गए हैं। चार प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके उसमें सिलेबस में है। एक होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और ऑपरेटर, तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर और चौथा होता है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को कोरोना के कारण आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। केवल 3 ऑपरेटर आपके सिलेबस में अब बचे हैं, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो प्रयोग किया जाता है और कैसे इसका नोटेशंस होता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ऑपरेटर से मतलब होता है कि किन्हीं 2 स्टेटमेंट के बीच में एंड लगा देना, एंड ऑपरेटर लगा देना। किन्हीं 2 स्टेटमेंट के बीच में और ऑपरेटर लगा देना, किन्हीं 2 स्टेटमेंट के बीच में नॉट ऑपरेटर लगा देना। वो कैसे लगाते हैं, क्या उसकी फिर सत्यता सारणी बन जाती है। मान लीजिए कल आपको हमने बताया था कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, और दूसरा लॉजिकल स्टेटमेंट असत्य है, और जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट सत्य होगा क्या असत्य होगा, इस पर कैलकुलेशन यदि करनी है तो उसके लिए हम एंड और नॉट का ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आज यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे एंड ऑपरेटर की सारणी बनती है। एंड ऑपरेटर की सारणी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, पी स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आप लेंगे क्यू स्टेटमेंट, और तीसरा स्टेटमेंट जो आपका आएगा वो पी एंड क्यू होगा। पी एंड क्यू यानी पी और क्यू के बीच में एंड लगा दिया है आपने, पी एंड क्यू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमारी कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि पहला स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट जो हमने लिया, जैसे कल हमने लिया था पृथ्वी गोल है, तो वो क्या थी, सत्य था स्टेटमेंट। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो, दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो, ऐसा हो सकता है, पहली कंडीशन है। 2 स्टेटमेंट के साथ क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, पहले हम उनको फाइंड आउट करेंगे। पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो, ये तीसरी कंडीशन हो सकती है। और चौथी कंडीशन है पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो। तो ऐसा यदि है तो क्या वैल्यू होगी पी एंड क्यू की, ये सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। पी एंड क्यू की वैल्यू को निकालिए। कब, लॉजिकल ऑपरेशन के केस में। आगे आप बूलियन वेरिएबल के केस में भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो बूलियन वेरिएबल और लॉजिकल वेरिएबल में अंतर केवल इतना होता है कि जो लॉजिकल वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स के रूप में, यानी 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है, लेकिन बूलियन वेरिएबल की जो वैल्यू लिखी जाती है वो केवल 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है, उनको टी और एफ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो बूलियन ऑपरेटर्स आप आगे पढ़ेंगे। आज आप आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बता रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ध्यान देंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा केवल और केवल स्टेटमेंट के बीच में काम करते हैं, किन्हीं 2 वाक्यों के बीच में काम करते हैं। तो जब पहला वाक्य है पी ट्रू हो और दूसरा भी फॉल्स हो, तो पी एंड क्यू की वैल्यू फॉल्स होगी, ये आपको याद करना होगा। यदि पहला वाक्य फॉल्स हो, दूसरा वाक्य ट्रू हो, तो पी एंड क्यू की वैल्यू फॉल्स होगी।
यदि दोनों की वैल्यू ट्रू है तो ही इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अन्यथा सभी केसेस में इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। ये इसका नियम है। P एंड Q का क्या नियम निकला कि यदि P की वैल्यू भी ट्रू हो और Q स्टेटमेंट जो दूसरा स्टेटमेंट हमने लिया है उसकी वैल्यू भी ट्रू हो तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। इस प्रकार से हम P एंड Q की वैल्यू निकालते हैं। P एंड की जगह हमें अगर एक नोटेशन देना हो, एक चिन्ह लगाना हो, तो वो चिन्ह चूंकि एक्सेल के अंदर संभव नहीं है, हम आपको बता देते हैं उल्टा V। जैसे आप V बनाते हैं इस तरह से, इस V को आप इस तरह से बनाएंगे तो ये उल्टा V कहलाएगा। उल्टा V P एंड Q के बीच में लिखे देंगे। अभी हम आपको कल इसके बारे में बता देंगे पेंट पर काम करके कैसे उल्टा V बनता है, यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो फिलहाल आपके लिए यही है कि P एंड Q के बीच में एंड के स्थान पर यदि ऑपरेटर का चिन्ह लगाना हो तो वो कैसे लगाते हैं। कैप, इस तरह से जैसे कैप होती है, कैप उड़ा देना, P एंड Q के बीच में कैप लगा देना, वो कहलाता है P एंड Q नोटेशन। दूसरा होता है P और Q ऑपरेशन। P और Q यानी या तो और का मतलब होता है अथवा, या तो ये अथवा ये। कैसे होगा ये? P और Q को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं V से, इस तरह के नोटेशन से, और Q, P और Q इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर ये V लिखा है इसको आप उल्टा कर दिए, जस्ट इसका उल्टा, यानी इसकी जो नोक है ये ऊपर आ जाएगी और इसके दोनों पैर नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये P एंड Q का नोटेशन बन जाता है। तो P और Q की वैल्यू यदि हमें निकालनी है इस केस में, किस केस में? दोनों सभी चारों कंडीशन के साथ में, क्योंकि P और Q के अंदर भी दो स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। उन दो स्टेटमेंट में एक की वैल्यू ट्रू हो सकती है, दूसरे की वैल्यू फॉल्स हो सकती है। ये चारों कंडीशन उसके अंदर भी होंगी। तो यदि पहले की वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो P और Q के केस में उसकी वैल्यू ट्रू होगी। पहले वाले में क्या था? फॉल्स थी। ध्यान देंगे, यदि दूसरी वैल्यू फॉल्स है, पहली वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो उसकी वैल्यू भी फिर ट्रू होगी। यदि दोनों वैल्यू ट्रू है तो वैल्यू ट्रू होगी, और यदि एक वैल्यू, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अर्थात इसमें क्या नियम निकला कि यदि दोनों वैल्यू फॉल्स है तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, बाकी सब केसेस में ट्रू होगी। ये हमारा और ऑपरेटर होता है जो लॉजिकल और ऑपरेटर के बीच में काम करता है। तीसरा नोटेशन है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर भी केवल एक स्टेटमेंट के बीच में काम करता है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर हमारे दो स्टेटमेंट के बीच में काम करते हैं, क्योंकि एंड और लगाने के लिए, क्योंकि एंड का शाब्दिक अर्थ होता है और लगाने के लिए हमें दो स्टेटमेंट कम से कम चाहिए। या तो एक स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ये, और लगाएंगे। अथवा में भी या तो ये अथवा ये, तो उसमें भी हमें दो स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी। लेकिन नॉट का मतलब होता है नहीं, और नहीं का स्टेटमेंट लगाने के लिए हमें केवल एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी, चाहे वो P हो चाहे वो Q हो। तो जब हम ऐसा नोट के लिए भी बना लेते हैं एक सारणी, तो P स्टेटमेंट हमने एक स्टेटमेंट यूज करा P, इसका नोटेशन नॉट P कैसे नोट यूज करेंगे? तो वो टिल्ड के द्वारा, टिल्ड P, या तो ऐसा नोटेशन बनेगा या P के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री लगा देंगे इस तरह से। तो ये होता है नॉट ऑफ P, यानी P का ठीक उल्टा, जो P की वैल्यू है उसका ठीक उल्टा वैल्यू कर दे, वो कहलाती है P नॉट या कॉम्प्लीमेंट्री P। तो इसकी हम कितनी संभावित वैल्यू हो सकती हैं? दो संभावित वैल्यू हो सकती हैं, या तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, क्योंकि तो एक स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। तो नॉट P की वैल्यू या P कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, और यदि फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर आपके सिलेबस से हट गया है, इसलिए इसको पढ़ाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता अब है। लेकिन आगे वाले जो ऑपरेटर्स अब यूज होंगे वो होंगे बूलियन ऑपरेटर्स या बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं? बूलियन वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जिनका मान या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं हो सकता। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका मान 0 या 1 के रूप में होता है वो बूलियन वेरिएबल कहलाते हैं। और बूलियन वेरिएबल के ऊपर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू किए जाते हैं। जैसे हमारे जो बूलियन वेरिएबल के अंदर ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे, जिनको हम बूलियन ऑपरेटर्स बोल देते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एंड ऑपरेटर,
जैसे आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं कुछ इस तरह से ही होते हैं। दूसरा होता है और ऑपरेटर, तीसरा होता है नॉट ऑपरेटर, चौथा होता है नॉर ऑपरेटर, पांचवा होता है नैंड ऑपरेटर, और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। एक्सक्लूसिव और आपके उससे सिलेबस से हट गया है तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एंड और नॉट, नॉर और नैंड, ये ऑपरेटर्स आपके होते हैं। तो एंड ऑपरेटर यदि हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, इसके बारे में आप जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे दो स्टेटमेंट हैं P, एक दूसरा स्टेटमेंट है Q, और हम दोनों के बीच में हमें एंड ऑपरेटर लगाना है। तो एंड ऑपरेटर का नोटेशन होता है P डॉट Q। ध्यान देंगे इस चीज पे, जब P और Q के बीच में डॉट लगा हो तो आप ये समझ जाएंगे दिस इज एंड बूलियन ऑपरेटर। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर डॉट का मतलब है कि ये एंड ऑपरेटर P और Q के बीच में लगा हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के रूप में हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते, हमें वैल्यू कैसी देनी होगी, 0 और 1 के रूप में वैल्यू देनी होगी, क्योंकि बूलियन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो केवल 0 और 1 के रूप में ही होते हैं। यहाँ पर इसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, 1, दूसरा 0 हो जाए, पहला 0 हो जाए, दूसरा 1 हो जाए, दोनों 1 हो जाए और दोनों 0 हो जाए। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है संभव। आप करके देख लीजिएगा। 0 और 1 के केस में पहली वैल्यू 1 हो सकती है, दूसरी 0 हो सकती है, पहली 0 हो सकती है, दूसरी 1 हो सकती है, दोनों 1 हो सकती हैं या दोनों 0 हो सकते हैं। इसके अलावा पांचवी कंडीशन P और Q के केस में नहीं आती है। अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए आगे आपको इसमें सत्यता सारणी निकालनी होगी। किसी भी टेबल की सत्यता सारणी, किसी भी एक्सप्रेशन की सत्यता सारणी निकालना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो सत्यता सारणी निकालने के लिए आपको इन नियमों का पता होना चाहिए। जैसे P नॉट Q की वैल्यू, डॉट Q की वैल्यू यानी P एंड Q की वैल्यू क्या होगी, P और Q में जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ PQ, सॉरी मिनिमम ऑफ PQ। P और Q में जो मिनिमम राशि होगी वो मान होगा किसका, P डॉट Q का। ये इसका फॉर्मूला है, मिनिमम ऑफ PQ। जैसे P डॉट Q की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 और 0 में मिनिमम राशि कौन सी है, इस 1 0 में मिनिमम का मतलब होता है कम, सबसे कम राशि कौन सी है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 और 0 में कौन सी मिनिमम है, 0 मिनिमम है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1 में मिनिमम कौन सी है, 0 है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 और 1 में मिनिमम कौन सी है, 1 है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 0 में मिनिमम कौन सी है, 0 है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी सत्यता सारणी, जिसको हम बोल देते हैं ट्रुथ टेबल, निकालते हैं। तो ये किसकी ट्रुथ टेबल होगी, एंड ऑपरेटर की, एंड बूलियन ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल होगी। कल हम आपको इक्वेशन की ट्रुथ टेबल निकालना बताएंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बुक्स में वो आपकी चीज समझ में नहीं आएगी, उसको आपको केवल इसकी स्टडी ही आपको समझा सकती है। अगला है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर लगाने के लिए हम यहाँ पर P प्लस Q लिखेंगे। जब कभी भी P प्लस Q लिखा हुआ आए तो आप ये समझ जाएंगे कि P और Q दो बूलियन ऑपरेटर्स जो दे रखे हैं, बूलियन वेरिएबल जो दे रखे हैं, इनके बीच में ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, प्लस, अर्थात और ऑपरेटर लगा हुआ है। और ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ऑफ PQ। P और Q में जो मान मैक्सिमम होगा वो मान किसका होगा, P प्लस Q का होगा। अब P और Q में मैक्सिमम मान निकालेंगे। 1 0 में मैक्सिमम कौन सा है, बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। 0 1 में मैक्सिमम कौन है, 1 है। 1 1 में मैक्सिमम कौन है, 1 है। और 0 0 में मैक्सिमम कौन है, 0 है। तो इस प्रकार से हमारी कौन सी श्रेणी निकल गई, ये ट्रुथ टेबल P और Q की निकल गई। तीसरा है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के बारे में आपको हम बाद में बताते हैं, अभी पहले आप नॉर ऑपरेटर समझ लें। नॉर ऑपरेटर क्या होता है, नॉर ऑपरेटर नॉट ऑफ और, नॉट ऑफ और यानी और का नॉट निकालना। तो आपने अभी और निकाला है, ये और की वैल्यू निकाली है P और Q। इसको हम पढ़ेंगे भी ऐसे P और Q, और P डॉट Q को हम कैसे पढ़ेंगे, P नैंड Q।
तो P और Q की हमें नॉट वैल्यू निकालनी है। नॉट वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं उसकी। P नॉर Q की वैल्यू निकालनी है, P नॉर Q। तो P नॉर Q की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, नॉट ऑफ P और Q। तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू 1 थी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ वैल्यू 1 थी, यहाँ 0 हो जाएगी। यहाँ वैल्यू 1 थी, ये भी 0 हो जाएगी। और यहाँ वैल्यू 0 थी, यहाँ 1 हो जाएगी। ये हो जाएगी P नॉर Q की वैल्यू, P नॉर Q। और P नेंड Q जो आपने एंड की वैल्यू निकाली थी उसमें उसका ठीक उल्टा कर देंगे, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 कर देंगे। इस प्रकार से ये बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं। अब इन बूलियन ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हुए आपको एक सत्यता सारणी बनानी होगी। ये तो आपके सत्यता सारणी का पहला केस था। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपसे कहा जाए कि A डॉट B डॉट C, A डॉट B डॉट C की सत्यता सारणी बनाइए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेके चल रहे हैं। A डॉट B डॉट C की सत्यता सारणी बनाइए जबकि A B C बूलियन वेरिएबल हैं। तो आप कैसे बनाएंगे A B C की सत्यता सारणी? इसके लिए सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशंस लेने होंगे 0 और 1 के। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कितने कॉम्बिनेशंस आप ले सकते हैं? आप मुझे बताएं कि कितने कॉम्बिनेशंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमने ले लिया A के लिए, ये ले लिया हमने B के लिए, इसको ध्यान से सुनेंगे आज, और ये ले लिया हमने C के लिए। A या B C के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं केवल हमको आज, 0 और 1 के। 2 के केस में तो कॉम्बिनेशंस आपने आसानी से बना लिए थे, लेकिन 3 के केस में या 4 वेरिएबल एक साथ प्रयोग कर दिए जाएं या 5 वेरिएबल एक साथ प्रयोग कर दिए जाएं, तब आप इनके कॉम्बिनेशंस को कैसे बनाएंगे। इनके कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बनाने सीख लिए तो आपको पूरी सत्यता सारणी आसानी से आ जाएगी। तो इसके सत्यता सारणी का आज आपको मैं ये होमवर्क अभी तो नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पहले मुझे समझाना है, तो आप उसको पहले समझ लें कि A B C के कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए छोटा सा फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे 3 वेरिएबल हैं, तो उनको पहले आप 2 की पावर में चढ़ा देंगे। 2 की पावर आपको मैंने नंबर सिस्टम के अंदर बतलाया भी था। 2 की पावर कितने वेरिएबल है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 3 की वैल्यू, क्योंकि 3 वेरिएबल के केस में 2 की पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब ये 8 जो वैल्यू आई है, इस 8 की वैल्यू को हम हाफ कर देंगे। पहले वाले कॉम्बिनेशंस को निकालने के लिए A के लिए क्या क्या संभावित मान हो सकते हैं, 8 का आधा करेंगे। 8 का आधा क्या होता है, 4। तो 4 बार 1, 4 बार 0 लिखेंगे। 1 1 1 1 0 0 0 0। इस प्रकार से हमने क्या करा, A के लिए सारणी बना ली। अब B के लिए बना रहे हैं, तो B के लिए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बार 1 जो किया है, अब यहाँ पर उसका भी आधा कर देंगे। उसका आधा कैसे करेंगे, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 0 1 1। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर फिर दोबारा 2 बार 0, 2 बार 1। ये B के कॉम्बिनेशंस बन गए। तीसरा कॉम्बिनेशन हमें बनाना है C के लिए, तो C के लिए आप इस 2 बार 0 का भी आधा कर दें। 2 बार 0 का मतलब 1 बार 0, 1 बार 1, 0 1 0। इसमें गड़बड़ नहीं करनी है आपको, 0 1 0 1 0 1। इस तरह से आपने क्या किया, एक सारणी बना ली जिसके सभी कॉम्बिनेशन, 2 के केस में तो कॉम्बिनेशन बनाने आसान थे, लेकिन 3 के केस में, 4 वेरिएबल के केस में, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल के केस में कॉम्बिनेशन यदि बनाने हो तो वो कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे, इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस को बनाएंगे। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझको एक करके दिखाएंगे। आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं A डॉट B डॉट C डॉट D के। इसके कॉम्बिनेशंस बनाकर आप मुझको भेजें। धन्यवाद।